गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पार्ट 2 यह वीडियो होगा। तो छात्रों, बात करें इसमें यूरोप में समाजवाद का आना। सबसे पहले हम समाजवाद किसे कहेंगे इसको जान लेते हैं एक बार। समाज के हितार्थ में सभी लोगों को सोचना या समान अधिकार लेना, ऐसी विचारधारा जो रखने वाले लोग होते हैं उसको समाजवादी बोला जाता है या समाजवाद कहलाता है। ऐसी विचारधारा जिसमें सभी के हितार्थ के बारे में सोचा जाता है उसको समाजवादी विचारधारा कहते हैं, उसे समाजवाद कहते हैं। तो पहले क्या था इसके कि पूंजीपति हुआ करते थे, उद्योगपति हुआ करते थे यूरोप में। तो ऐसे में वह लोग जो मजदूर वर्ग था उनके साथ भेदभाव करते थे। उनको अपने पूंजी लगाई हुई जो थी, उद्योग था जो, उस उद्योग से कोई उनको लाभ नहीं था, क्योंकि उनको बस काम करा के बस मात्र मजदूरी ही उनको उपलब्ध कराई जाती थी छात्रों। तो ऐसे में यूरोप में कुछ ऐसे विचारधारा के लोग आए जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बहुत से लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यूरोप में समाजवाद की भावना को समझने लगे। और समाजवाद पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे यूरोप में लगभग फैल चुका था। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जान चुके थे। अब बात करें समाजवाद जो है पूर्ण रूप से किस तरीके से लोग जो है नफरत करते थे या भेदभाव करते थे। जैसे कोई उद्योगपति है, उसके पास कारखाने हैं, तो उसके कारखाने में काम करने वाले लोग जो लोग थे वह लोग काम तो करते थे, लेकिन उनके काम करने से सिर्फ लाभ जो होता था, जो कारखाने का मालिक होता था उसको ही मात्र लाभ होता था, क्योंकि वह पूंजी लगाया जाता था, उसका निजी स्वामित्व होता था उस पूंजी पर। वह पूर्ण से जो भी लाभ होगा वह सिर्फ एक व्यक्ति यानी उद्योगपति जो है, जिसका कंपनी है, उसी को लाभ होगा। जबकि जो विचारधारा उस समय के कार्ल मार्क्स और तमाम लोगों ने अपने विचार रखा था कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसमें अगर लाभ है, अगर कारखाने में काम कर रहे हैं लोग, उस लाभ का शेयर जो होता है वो मजदूरों को भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके की विचारधारा जो है यूरोप में ये बातें चली थी छात्रों। और यह समाजवादियों का दृष्टिकोण निजी संपत्ति के विरोधी, यानी जो समाजवाद के मानने वाले लोग थे उन लोगों का मानना यह था कि किसी के पास निजी संपत्ति न हो। ये न कि कोई अमीर आदमी है तो उसका मालिक वह स्वयं है, जितना भी लाभ उसका होगा वह स्वयं रखेगा या अपनी पूरी संपत्ति उसकी होगी, अन्य लोगों के पास कुछ रहे या न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छात्र यहाँ पर जो समाजवादी दृष्टिकोण के लोग हैं उन लोगों का मानना था कि ऐसे जो समाज में जो भी व्यक्ति है, अगर उसके पास धन दौलत है या संपत्ति है, कारखाने हैं, तो उसका वह स्वयं मालिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से जो श्रमिक है उसके द्वारा भी काम करा करके वह अपना जो उद्योग आगे बढ़ाता है। ऐसे में उस श्रमिक को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरीके का दृष्टिकोण इन लोगों के मन में था कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, श्रमिक हो या जो पूंजीपति हो, सभी लोग समान रूप से उस पर रहें। जो भी सामूहिक रूप से लोग वर्क करें और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर भी किया जाए, यानी उस लाभ का फायदा श्रमिक को भी मिलना चाहिए। अब बात करें छात्रों, इस पक्ष में कुछ उद्योगपति थे, जैसे रॉबर्ट ओवेन जो उद्योगपति थे, जो उद्योग के खुद मालिक थे, और लुई ब्लाक, ये दो व्यक्तियों ने इसके पक्ष में बातें कही। इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन थे, जो कि 1771 से 1851 तक ये जो है, यह जो है अमेरिका के इंडियाना नामक स्थान पर नया समन्वय जो है इन्होंने नाम से एक प्रकार का समुदाय की रचना करने का प्रयास किया था। यानी नया समन्वय नाम से यह एक समुदाय बनाने का प्रयास किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ बराबरी का जो है अधिकार दे करके जो है इस तरह के समुदाय बनाए जाए। तो यह इसके पक्ष में थे। इनका मानना था कि समुदाय में जितने भी लोग हैं सभी लोग समान हो, एक विशेष प्रकार का समुदाय हो जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो।
और दूसरा, कुछ समाजवादियों का मानना था कि सामूहिक खेती हो, यानी जो भी खेती वगैरह है वो पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से एक साथ लोग रहें और एक साथ रहते हुए खेती करें और उस खेती में जो भी या उद्योगपति हैं चाहे जो भी हैं उस खेती में जितने उत्पादन होता है जो भी होता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का शेयर सभी लोगों को मिले। ये नहीं कि जो उसका मालिक है उसको शेयर ज्यादा मिले या किसी को कम मिले, ये नहीं। जो भी लाभ होता है उस खेती से, उस उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा लोगों में जितने लोग वहां पर हैं सबको जो उसका लाभ मिले, यानी सभी भूमि को एक में मिला लें और उस भूमि पर सामूहिक रूप से खेती करें। जो वर्क कर रहा है उसका भी शेयर होना चाहिए, किसी का ये नहीं कि एक आदमी मालिक है बाकी लोग लेबर है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी में हमने बताया लुई ब्लॉक की बात करें तो लुई ब्लॉक 1813 से 1882 तक की है, ये सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने की बातें इन्होंने कहा था। सामूहिक उद्योगों या कोऑपरेटिव, यानी कि सामूहिक उद्यमों यानी कि जो भी उद्योग बने वो सामूहिक रूप से सभी लोगों को मिलाकर बने, सभी पद निर्धारित हो, सभी व्यक्ति उस पद पे काम करें और उस उद्योग में जो भी लाभ होता है उस उद्योग का शेयर सभी लोगों को उस उद्योग का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे उसके ऊपर पद पे हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो। उस अगर कंपनी में या उद्योग में काम कर रहा है तो उसका पूर्ण रूप से सभी लोग शेयर उसमें हो, सबका हिस्सा बने। ऐसे जो है चाहने वाले थे लुई जो है पूर्ण से ब्लॉक जो कि फ्रांस के थे, इन्होंने बहुत पहले ये बातें कह दी थी कि सभी लोग जो है कोऑपरेटिव यानी उद्यमों में जो है पूर्ण रूप से बढ़ावा देना चाहिए, सभी लोगों को एक साथ लाना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, यह इनके भी तर्क लगभग जो है मिलते जुलते दोनों लोगों के हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो है एंगल्स है। जैसे कार्ल मार्क्स इन लोगों ने बताया कि श्रमिकों को पूंजीवादी निजीवादी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था अथवा शासन के तहस नहस करना चाहिए, यानी कि जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है या कोई जो है किसी एक स्वामी बना हुआ है व्यक्ति, तो उसको इन्होंने कार्ल मार्क्स और इन लोगों ने जो है कहा कि ऐसा स्वीकार जो है श्रमिकों को नहीं करना चाहिए कि कोई पूंजीपति बना रहे, कोई जो है स्वामी बना रहे, मालिक बना रहे, बाकी लोग जो है मजदूर बन करके उसको जो है काम करते रहे। उसमें अगर काम करते रहेंगे तो उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। उनका मानना था कि जो श्रमिक वर्ग है इसको तहस नहस कर देना चाहिए, यानी श्रमिकों के द्वारा इसको पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। और बड़ी उम्मीद है कि अगर ये खत्म कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है इसमें जीत पूर्ण रूप से, अगर ये आमने सामने दोनों पक्ष होता है तो जीत श्रमिकों की ही होगी, क्योंकि यही सच्चाई है कि जो श्रमिक वर्ग है उसका भी जो है कि जो हिस्सा बनता है उसको मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा था श्रमिकों को अलग अलग प्रकार का समाज बनाना होगा, यानी कि अलग प्रकार का समाज बनाना होगा। इस तरीके से इनके पूंजीपति या पूंजीवादी या श्रमिक वर्ग इस तरीके की विचारधारा वाला समाज नहीं, जो श्रमिक वर्ग है उनको पूर्ण से अपना एक समूह बनाना चाहिए। और उस समूह को जो है पूर्ण से मार्क्स ने जो है नाम भी दिया था साम्यवादी या कम्युनिस्ट, इनको कहा था। जो अधिकार जो भी अलग समूह ये लोग बनाएंगे उसको उस विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स ने कहा साम्यवादी या कम्युनिस्ट। इन्होंने बताया कि जो पूर्ण रूप से समाज के हितार्थ में सोचे, श्रमिकों का एक समूह होना चाहिए और जो भी जो है कि जो बिजनेसमैन है या पूंजीपति व्यक्ति है जो उद्योग लगाया हुआ है उस उद्योग में श्रमिकों का भी अधिकार होना चाहिए। अगर वो जो है उसमें जो है नहीं अधिकार देते हैं तो ऐसे में जो श्रमिक है ऐसी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए श्रमिकों के द्वारा। और इसमें इन्होंने पूर्ण सपोर्ट किया, क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ज्यादा समय तक काम लोगों को करवाएंगे और शेयर करेंगे, उसको बहुत छोटी सी रकम देते हैं यानी कम धन देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उसका लाभ स्वयं रखते हैं।
इस तरीके से उनको वो तो काम तो देते हैं, लेकिन जो देना चाहिए, जितना उनका शेयर होना चाहिए उतना शेयर नहीं मिलता है छात्रों। इस तरीके से यह विचारधारा जो होनी चाहिए। इसमें इन्होंने कहा था कि ये आमने सामने होते हैं तो जीत श्रमिकों की होगी। ऐसा नहीं है कि यह जो है उद्योग पूंजीवादी और ये जो विचारधारा के लोग, श्रमिक लोग एक साथ हो जाएं तो उसमें पूंजीवादी का जीत होगा, नहीं। इसमें जीत जब भी होगी तो श्रमिक लोगों की ही जीत इन्होंने कहा था। समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा में अंतर इन्होंने, उसके बाद समाजवादी विचारधारा में कुछ अंतर है, डिफरेंट है, और उसको अंतर को आप जान ले क्या क्या अंतर इसमें। तो समाजवादी विचारधारा जो होती है छात्रों, संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार जो है होना चाहिए। पूंजीवादी जो कुछ विचारधारा होती है, पूंजीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग चाहते हैं कि जो भी उद्योग लगाता है उसमें जो भी पूंजी खर्च करता है, जैसे जमीन लगाना, धन लगाना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्क करना, एक तरह से कहा है ज़्यादा जो हिम्मत जुटाना, उद्यमी का जो काम है उसका लाभ जो है ज़्यादातर पूंजीवादी व्यक्ति यही चाहता है कि जो व्यक्ति इतना जो है कि संपत्ति लगा के उद्योग लगा रहा है उसी का ही उसमें मालिकाना होना चाहिए या वही उसका मालिक होना चाहिए। यह अगर संपत्ति जो होगी उसका लाभ उससे ही होना चाहिए, पूंजीवादी व्यक्ति को होना चाहिए। जबकि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं इनका मानना यह है कि संपत्ति का सभी का अधिकार होना चाहिए। जो संपत्ति है, मान लीजिए उद्योग लगा जरूर है, किसी ने भी लगाया है या सामूहिक रूप से लगाया गया है, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें वर्क करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, सभी लोगों का उसमें हिस्सा होना चाहिए। जबकि ये कहते हैं पूंजीवादी की नहीं, जो व्यक्ति जो है कि संपत्ति लगाया है, पूंजी लगाया है, पूंजीपति है, उसी को ज़्यादा लाभ होना चाहिए या उसी को लाभ होना चाहिए। जबकि दूसरा जो है कि पूंजीवादी विचारधारा के लोगों का मानना था कि संपूर्ण लाभ संपत्ति के स्वामी का हो। अब जो है कि संपत्ति पर किसी व्यक्ति का जो है कि लाभ हो और जितनी भी संपत्ति है उसका जो है पूर्ण रूप से लाभ जो होगा वह जो है कि जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, उसी का लाभ होगा। और यहाँ पर जो व्यक्ति खर्च कर रहा है, जो व्यक्तिगत किसी एक जो है कि पूंजीवादी व्यक्ति, उसी का लाभ होना चाहिए। फिर समाजवादी विचारधारा के लाभ लोग कह रहे लाभ में एक भाग श्रमिक का भी होना चाहिए, यानी सभी लोगों का उसमें लाभ हो, काम करने वाला जो व्यक्ति है उसका भी लाभ में जो है हिस्सा होना चाहिए। तो एक जो है लाभ जो है श्रमिक के द्वारा भी, श्रमिकों का भी उसमें होना चाहिए। सिर्फ जो है कि जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीवादी, उन्हीं का लाभ नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा में ये छात्रों अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाजवाद के लिए समर्थन की बात करें तो 1870 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में समाजवादी विचारधारा के संपूर्ण यूरोप में फैल गया था। समाजवाद के समर्थन की बात करें तो सबसे पहले समाजवादी जो विचारधारा के लोग थे धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल चुका था और यह प्रारंभ से ही यह जो पूर्व से इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसके सपोर्ट में आ गए थे। और इन्होंने जो पूर्ण रूप से, चूंकि यह समाज के सभी के हितार्थ की बातें थी तो कौन नहीं चाहेगा कि सभी लोगों की भलाई हो। पर्सनल किसी की भलाई होगी जिसमें जिस व्यवस्था में उसमें ज्यादा लोग नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन जब सामूहिक रूप से ज्यादा लोगों का जिस व्यवस्था में भलाई होगा उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उस व्यवस्था को लागू करने के बारे में सोचेंगे। तो छात्रों बात करें अपने प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी थी। यानी कि ये जो पूर्ण रूप से यह यूरोप की बात करें, इसमें जो है अपने प्रयासों को पूर्ण रूप से आगे रखने के लिए, सामंजस्य स्थापित या मेंटेनेंस करने के लिए इन्होंने एक जो द्वितीय इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इन लोगों का ये मानना था, यूरोप के लोगों का, कि यह पूर्ण रूप से एक संगठन रहेगा जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक साथ रहेंगे, किस तरीके से
इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन्होंने जो है कि द्वितीय इंटरनेशनल नामक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली कि इसके आधार पर हम इनके सपोर्ट के आधार पर ये जो समूह बनेगा या ये जो संस्था बनेगी द्वितीय इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसके आधार पर हम सभी लोगों में मेंटेनेंस करेंगे या कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सामंजस्य बनाएंगे और पूर्ण रूप से उसको जो है सभी लोगों की भलाई के बारे में काम करने को सोचेंगे। फिर बात करें छात्र, इंग्लैंड तथा जर्मनी के श्रमिक जो पूर्ण रूप से थे, इंग्लैंड तथा जर्मनी के श्रमिक जो है एक पूर्ण रूप से संगठन बना लिए थे और ये संगठन पूर्ण रूप से छात्रों एक जो है कि जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर संगठन बना, जो समाज के हितार्थ के बारे में इन लोगों ने सोचा। इतना ही नहीं, इस बात को रखने के लिए इन लोगों ने कोष भी बना लिया था जिसमें कुछ न कुछ सपोर्ट किया सभी लोगों ने, और उस कोष के द्वारा जो है कोई भी समाजवादी कार्य करना है तो उससे खर्च करके पूर्ण रूप से वह लोग अपने काम को जो है आगे बढ़ाए। और ये जो लोग संगठन बनाए थे छात्रों, इस संगठन से जो है काम के घंटों को कम करने की बातें कहा और कहा कि जो मजदूर वर्ग है या श्रमिक वर्ग है या सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, अन्य लोगों को अधिकार न हो। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ये संगठन ने काम किया कि कोष बनाया, काम के घंटे को कम करने की बातें कही, मत देने के विचारधारा को इन्होंने रखा कि हमें जो है मत देना हो, देने का अधिकार मिले, इसका डिमांड किया। इस तरीके से छात्रों इन लोगों ने जो है उनसे यह जो है प्रयास किया। जर्मनी के उसी के द्वारा जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो SPD के नाम से जानी जाती है, तो छात्रों SPD ये जो पार्टी थी इसके जो है कि इससे संबंध अच्छे थे, यानी इन लोगों का पूर्ण से इस पार्टी को SPD को सपोर्ट था क्योंकि यह पार्टी के साथ जो है कि अच्छा संबंध इसका था और इसकी बातों को मानने के लिए इन लोगों के सपोर्ट में थे। श्रमिक संसदीय चुनाव में SPD की मदद करते थे, जब भी चुनाव वगैरह होता था तो वह सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्ट करना था SPD जो पार्टी थी जिसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्यूलेंट्स हैं, तो ये छात्रों इसको जो है सपोर्ट उन लोगों ने किया, कहा कि नहीं ये हमारी पार्टी रहेगी, इसका हम सपोर्ट करेंगे और ये पार्टी ने भी उसको सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया। 1905 इसमें ब्रिटेन के समाजवादियों ने भी, ध्यान रखिए 1905 में जो ब्रिटेन के समाजवादी थे उन लोगों ने भी ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने जो है कि अलग से एक पार्टी बनाई जिसको जो है लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1905 में ये इसी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के ही इन लोगों ने भी एक पार्टी बना ली। 1905 में लेबर पार्टी के नाम से इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो श्रमिक वर्ग थे एक साथ रहे और जो निम्न वर्ग के लोग थे ये ज्यादा से ज्यादा इस पार्टी में सपोर्ट में आए। फ्रांस में भी कहाँ पीछे रहा, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी इससे प्रभावित होकर के बनी, यानी कि जो समाजवादी विचारधारा जो थी फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी एक संगठन का गठन किया या पार्टी बनाया फ्रांस में। और बात करें 1914 ईस्वी तक कहीं भी कोई सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन संसदीय राजनीति में बड़ी जीत जो है धीरे धीरे उसके बाद जो है होना शुरू हो गया, यानी समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वह ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यह जो है कि ज्यादा से ज्यादा संसदीय जो चुनाव होता था उसका ज्यादा से ज्यादा लोग जीत कर जाते थे। तो इस तरीके से छात्रों आज का वीडियो बस यही तक, गुड बाय।